नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेवल 2 के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन का पोर्शन है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। यानी कि आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 2011 से लेकर 2022 तक के जो पेपर हुए हैं उन पेपर में से टॉप 50 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और ये श्रृंखला जो चल रही है उसका आज दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं पहला वीडियो डाल चुका हूं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्यारे बच्चे जाकर उसको जरूर देखिएगा। जैसे आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न दे रखा है, कयाल किस तट पर स्थित है, ऐसे ही बहुत ही शानदार प्रश्नों की हमने चर्चा की है और उन प्रश्नों के साथ हमने उनकी व्याख्या की भी चर्चा की है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। बिल्कुल सही बात है भाई, आपके अंदर किसी काम को करने का हौसला या जुनून इतना होना चाहिए कि आप तब तक ना रुकें जब तक कि आप सफलता ना पाले दोस्त। ठीक, तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला और शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है, एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। जैसे आप लोगों को पता है, जो गौतम बुद्ध है उन गौतम बुद्ध के बहुत सारे अलग अलग क्या है ग्रंथ हैं। जैसे दिग्ग निकाय है, खुद्दक निकाय है, मंजिम निकाय है, अंगुतर निकाय है। ऐसे में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहीं ना कहीं किसके बारे में, राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कुन कच्चन के बीच में संवाद है। तो ऐसे यदि निकाय की यदि अपन बात करें बच्चों, तो ऐसे निकाय का आंसर जो है वो क्या है, मंजिम निकाय है। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो गौतम बुद्ध के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है बच्चे वो कब होता है, तो ईसा पूर्व की यदि अपन बात करें तो ईसा पूर्व 563 में, ईसा पूर्व 563 में इनका जन्म होता है। ठीक, कहां पर होता है, तो ये लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। ये लुम्बिनी कहां पर पड़ता है, तो बच्चों याद रखिएगा नेपाल में पड़ता है। वहीं यदि हम इनके निधन की यदि अपन बात करें कि गौतम बुद्ध जी जो है इनका निधन कब होता है, तो बच्चों इनका निधन होता है 483 ईसा पूर्व में। और कहां पर होता है, ये कुशीनगर में होता है जो कि भारत में पड़ता है। ठीक, लगभग 80 साल की उम्र में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि अपन बात करें कि जो गौतम बुद्ध जी हैं इनके जीवन साथी का नाम क्या है, तो इनके जीवन साथी का जो नाम मिलता है, यानी इनकी पत्नी का जो नाम मिलता है वो मिलता है यशोधरा। क्या मिलता है बच्चों, यशोधरा मिलता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि अपन बात करें इनके बच्चे का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध जी के बच्चे का जो नाम है वो नाम था क्या, राहुल। बच्चे का नाम क्या था, राहुल था। वहीं यदि अपन बात करें कि गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था बच्चों, तो गौतम बुद्ध के पिताजी का जो नाम था वो था शुद्धोदन। पिता का जो नाम था वो क्या था, शुद्धोदन था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक, शुद्धोदन। वहीं माता की यदि अपन बात करें कि गौतम बुद्ध की माता का जो नाम मिलता है वो माता का नाम क्या मिलता है बच्चों, तो इनकी माता का नाम जो मिलता है वो मिलता है माया देवी। क्या नाम मिलता है, माया देवी मिलता है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक, और गौतम बुद्ध की यदि अपन बात करें, इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहां पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भैया बोध गया में। ठीक, कहां पर बच्चों, बोध गया, बोध गया। अब ये बोध गया नामक स्थान कहां पर है, तो ये बोध गया नामक स्थान बिहार में है। बोधि वृक्ष के नीचे इनको कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों के रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बहुत अच्छा प्रश्न है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक। तो बौद्ध ग्रंथ में से कौन सा ऐसा पिटक है जिसमें नियमों का संग्रह है, तो ऐसे पिटक की यदि अपन बात करें बच्चों, तो ऐसे पिटक का नाम क्या है, विनय पिटक है। क्या है बच्चों, विनय पिटक है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि गौतम बुद्ध की यदि अपन बात करें तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं, गौतम बुद्ध ने जो अपने क्या दिए हैं, उपदेश, ये उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं बच्चों, तो गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बच्चा उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। वहीं यदि देखा जाए तो जो घर को त्यागते हैं, जब ये घर से बाहर की ओर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक और चीज जो कि आप लोगों को पता है कि उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है,
ठीक, ज्ञान की प्राप्ति को धर्मचक्र प्रवर्तन, घर त्याग को महाभिनिष्क्रमण। और यदि देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न आता है कि इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो जब ये मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो ये तीन बातें जो कि आप लोगों को याद रखना है, अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई है कि किसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, किसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज पसंद आई होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन सी शामिल है? तो भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धति है, उन 6 पद्धतियों में से कौन सी पद्धति उसमें शामिल है? बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश है, वैशेषिक है, महाभारत है, उपनिषद है। तो ये 6 पद्धति जो है षड दर्शन में जो शामिल है, वो उसमें यदि देखा जाए तो इसमें है बच्चों कौन सी? वैशेषिक। ठीक, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वैशेषिक हो जाएगा। वहीं यदि अपन बात करें कि उपनिषद, तो उपनिषद की संख्या कितनी है बच्चों? तो उपनिषद की संख्या है 108, जिसमें से आप लोगों को पता है एक महत्वपूर्ण उपनिषद जिसका नाम आपने सुना होगा मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। और इसी मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो कि क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वहीं यदि बात करें सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती, आप लोगों को याद रखना है, दयानंद सरस्वती। ठीक, और वहीं एक इंपॉर्टेंट बात की जो 6 पद्धति है षड दर्शन के अंतर्गत, उनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो उनमें आपके शामिल है जैसे कि वैशेषिक हो गया, न्याय हो गया, आप लोगों को याद रखना है ये। उसके बाद सांख्य हो गया, सांख्य। एक हो गया मीमांसा, मीमांसा। ठीक, और एक हो गया योग, और एक हो गया वेदांत। एक हो गया क्या? वेदांत। तो ये 6 चीजें जो हैं जैसे आपके सामने हैं, देखिए वैशेषिक, न्याय, सांख्य, मीमांसा, योग, वेदांत। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन की 6 पद्धति में ये सारी चीजें शामिल है, जिसके अंतर्गत प्रश्न के अंतर्गत जो दे रखा है वो क्या है? वैशेषिक है। ठीक है, अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो मौर्य काल में भारत आने वाला व्यक्ति फाहियान, हैनसांग, इत्सिंग, मेगास्नेज। तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में जो व्यक्ति भारत आया था बच्चों मौर्य काल में, उस व्यक्ति का नाम मिलता है मेगास्नीज। क्या नाम मिलता है? मेगास्नीज नाम मिलता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी मेगास्नीज नामक व्यक्ति की जो पुस्तक है, उसकी पुस्तक का नाम याद रखेगा इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका इसकी पुस्तक है। वहीं फाहियान की यदि अपन बात करें, फाहियान कौन था? तो ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री। यही चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है ये। वहीं ये स्वानसांग, ये स्वानसांग का मतलब है बच्चों हेनसांग, और ये हेनसांग किस व्यक्ति के दरबार में भारत आता है? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आता है, हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। ये जो अरिकामेडु नामक स्थान है, इसके बारे में जो सही कथन है वो बताना है। पहला ऑप्शन, यहाँ पुदुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन था। पत्तन मतलब क्या होता है? बंदरगाह। पत्तन मतलब क्या होता है बच्चों? पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक, वहीं यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है। यहाँ के राजा चेरवंशी थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए है, बी है, सी है, डी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो क्या है? ए वाला है, यानी कि आ बा सा। यानी कि यह पुदुचेरी में स्थित है, ये वाला सही है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ये वाला। और यहाँ एफोरे जैसे पात्र मिले हैं, ये तीनों के तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, चीनी तीर्थयात्री स्वानसांग किस राजा के दरबार में आया था? ये स्वानसांग का मतलब है बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होना, हेनसांग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हेनसांग नामक जो व्यक्ति है उसके बारे में बात हो रही है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में, हर्ष के दरबार में, कनिष्क के दरबार में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हर्ष मतलब कि जिसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है उसका? हर्षवर्धन है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब यहीं पर एक और मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत ही शानदार प्रश्न आता है। एक मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का निवासी, मोरक्को का निवासी। उस मोरक्को के निवासी का नाम था बच्चों इब्न बतूता। क्या नाम था इसका? इब्न बतूता। अब ये इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है किस व्यक्ति के काल में भारत आता है? तो इब्न बतूता जिस व्यक्ति के काल में भारत आता है उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक नामक व्यक्ति जो था इस व्यक्ति के दरबार में भारत आता है। और वहीं इब्न बतूता नामक जो व्यक्ति है, इसकी पुस्तक का नाम क्या मिलता है? तो इसकी पुस्तक का नाम मिलता है बेटा रहला। क्या मिलता है? रहला। कनिष्क, कनिष्क की यदि अपन बात करें तो शकों के जो महान राजा के बारे में पूछा जाता है तो वो कौन थे? कनिष्क थे। ठीक, वहीं आप लोगों को यदि पता होगा कि समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन,
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। तो बच्चों याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जिस व्यक्ति को कहा जाता है वो कौन है, समुद्रगुप्त है। अगला प्रश्न, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? कौन से नाटक में गुप्त काल, कब की बात हो रही है, गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है? हर्षचरित में, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, मृक्षकटिकम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब यहां पर अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बता दूं तो आप लोगों ने सुना होगा कालिदास जी के बारे में। किसके बारे में, कालिदास। तो कालिदास के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक, रघुवंशम है, रघुवंशम। वहीं यदि अपन बात करें मेघदूतम या मेघदूत, ठीक। वहीं यदि अपन बात करें ऋतु संहार, ऋतु संहार। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं कौन कौन से, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम और एक और यदि अपन बात करें तो कुमार संभवम, कुमार संभव, ठीक। तो ये सारे के सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये तो ये लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा। हर्षचरित नाम से स्पष्ट है हर्षवर्धन के द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित, ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित है ये, ठीक। वहीं यदि अपन बात करें मुद्रा राक्षस तो ये किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, तो याद रखिएगा विशाख दत्त के द्वारा लिखी, विशाख दत्त के द्वारा। और वहीं यदि मृक्षकटिकम की यदि अपन बात करें तो महाराजा शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है उसका नाम क्या है, तो मृक्षकटिकम है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में। तो भीतरगांव का जो मंदिर स्थित है बच्चों याद रखना ये है उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थित है ये, उत्तर प्रदेश में है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, किसकी बात हो रही है, 15वीं शताब्दी के लास्ट में शंकरदेव जो कौन से धर्म के प्रचारक थे बच्चों, वैष्णव धर्म के प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? अच्छा प्रश्न है। वल्लभ धर्म, कृष्ण धर्म, गुरु संदेश, भगवती धर्म। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो याद रखना, वो होने वाला भगवती धर्म। क्या होने वाला है, भगवती धर्म होने वाला है, यह आप लोगों को याद रखना है। वहीं शंकर देव जी की यदि अपन बात करें तो शंकर देव जी को ही एक शैली के लिए जाना जाता है। शंकर देव जिनकी बात अपन कर रहे हैं उनको सत्रिया शैली, कौन सी शैली, सत्रिया शैली जो है, सत्रिया शैली। तो सत्रिया शैली जो कि आप लोगों को पता होगा असम में इसको महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। तो इस शैली का जो जनक है वो किसको जाना जाता है बच्चों, शंकर देव को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में खुदकास्त व पाहिकास्त क्या थे? तो मुगल काल के दौरान यदि अपन बात करें राजस्व के प्रकार, फसलों के प्रकार, प्रशासन के प्रकार, किसानों के प्रकार। तो मुगल काल की यदि अपन बात करें बच्चों तो आप लोगों को यदि याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं मुगल काल के जो राजा रहे हैं उनमें नाम आता है जैसे कि बाबर, ठीक। बाबर का जो बेटा होता है उसका नाम क्या है, हुमायूं, ठीक। हुमायूं के बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम क्या है, अकबर। अकबर के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा क्या, जहांगीर, ठीक। जहांगीर के बाद यदि आप लोगों ने नाम सुना हो शाहजहां, शाहजहां, ठीक। और शाहजहां के बाद मुगल काल में जिसका नाम आता है वो बच्चा कौन है, औरंगजेब, ठीक। तो ये सारे के सारे व्यक्ति जो है किस काल के व्यक्ति हैं, मुगल काल के। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जहांगीर को ही जिस नाम से जाना जाता है बच्चों वो है सलीम, ठीक है। इसी को जहांगीर को ही सलीम के नाम से जाना जाता है। वहीं जिंदा पीर के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है जिंदा पीर, तो बेटा जिंदा पीर याद रखिएगा औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक। वहीं न्याय दर्शन के लिए जिसको जाना जाता है न्याय के लिए वो व्यक्ति कौन था, जहांगीर था। वहीं जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं बच्चों, चित्रकला। तो चित्रकला का स्वर्ण युग न्याय के लिए किसको जाना जाता है, जहांगीर को। वहीं हिंदी का स्वर्ण युग, हिंदी काल का, तो हिंदी काल का स्वर्ण युग किस व्यक्ति के काल को कहा जाता है, अकबर के काल को कहा जाता है, ठीक है। वहीं यदि अपन बात करें हुमायूं, हुमायूं के बारे में बहुत बार कहा जाता है जिस तरह से इसका जीवन जिया इसने वो बिल्कुल लुढ़क पुढ़क कर जिया, यानी कि चीते जी मर गया एक तरीके से, पुस्तकालय से गिरकर ये मर गया था, कौन, हुमायूं, ठीक। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रखा है खुदकास्त और पाहिकास्त। ये है बच्चों किसानों के प्रकार। किसके प्रकार है ये, किसान। खुदकास्त मतलब होता था जिनके पास स्वयं की जमीन होती थी, स्वयं की जमीन, और वो खेती करते थे, ठीक। और एक तरीके से पाहिकास्त वो हुआ करते थे जो अनिवासी हुआ करते थे और खेती करते थे, जो किसी एक मूल स्थान पर नहीं रहते तो दूसरी जगह पर रहते थे, उन्हें पाहिकास्त कहते थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चा किसानों के प्रकार। अगला प्रश्न, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाहा आबादी और एक और दे रखा है मुल्क आबादी का संबंध किससे था? पुस्तक के भाग, जनसंख्या के भाग, राजस्व के भाग, प्रशासन के भाग।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, वो याद रखिएगा, मुगल काल के दौरान ये सारी जो चीजें हैं, मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी, तो ये किसके भाग थे? ये पुस्तक के भाग थे, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? तो स्त्री पुरुष नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा प्रस्तावित करवाई गई? तो ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फूले, रास सुंदरी देवी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, वो याद रखना, ताराबाई शिंदे। क्या नाम है उनका? ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे के द्वारा जो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक प्रकाशित की गई, ये कब प्रकाशित की गई थी? तो मूल रूप से 1882 में की गई थी। और ये कौन सी भाषा में प्रकाशित की थी इन्होंने? तो ध्यान रखना, ये मराठी भाषा में प्रकाशित थी। कौन सी भाषा में प्रकाशित थी? ये मराठी भाषा में। और वहीं भारत की पहली शिक्षिका के रूप में किनको जाना जाता है? सावित्रीबाई फुले, ठीक, जिन्हें ज्योतिराव फुले के नाम से ना, ये भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब हुई? तो महाराष्ट्र के कहां की बात हो रही है? सतारा की बात हो रही है। वहां पर समानांतर सरकार की स्थापना कब हुई? 1941 में, 1943 में, 1945 में, 1947 में। तो इस शानदार से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में के सतारा में जो समानांतर सरकार की स्थापना होती है वो होती है बच्चों कब? 1943 में। कब होती है? 1943 में। अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इससे बता दूं। 1942 की घटना याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की घटना कब होती है बच्चों? तो भारत छोड़ो आंदोलन की घटना होती है 1942 में। ठीक है। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे 1945, तो सभी को पता होगा इस चीज के बारे में क्या, कि भारत के सबसे बड़े संगठन यूएनओ की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। वहीं 1947 में क्या होता है? तो भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग देश बनते हैं, ठीक, भारत पाकिस्तान का जो गठन होता है वो कब होता है? 1947 में। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब है आप लोगों को पता होना चाहिए, जो उसकी क्या बोलते हैं? प्रियम्बल, ठीक, प्रस्तावना। उद्देशिका को बच्चों क्या बोलते हैं? एक और प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक, में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो प्रस्तावना में कौन सी चीज शामिल नहीं है? विश्वास नहीं है, धर्म नहीं है, उपासना नहीं है, भाषा नहीं है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें यदि देखा जाए बच्चों, तो भाषा का उल्लेख नहीं है, बल्कि विश्वास का है, धर्म का है, उपासना का है, इन सभी का दे रखा है। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, विश्वास, धर्म, उपासना का जिक्र है, लेकिन भाषा का उल्लेख नहीं है, यह आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में पथ विक्रेता, जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में पथ विक्रेता जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया? 2010, 2011, 2013, 2014। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 2014। और वहीं 2014 की यदि अपन बात करें तो आप लोगों को याद होना चाहिए 2014 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो की गई ये भी 2014 में की गई है। ठीक। वहीं नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत भी कब की गई है? तो ये भी 2014 में की गई है। और भारत में पथ विक्रेता अधिनियम जो लागू किया गया ये भी कब किया गया बच्चों? 2014 में किया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र मोदी जी। तो उन्हीं के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी, नरेंद्र मोदी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान। कैसी शक्तियां? अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस संविधान, भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान, अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान, कनाडा के संविधान। तो अवशिष्ट शक्तियों की यदि अपन बात करें, देखिए 3 प्रकार की शक्तियां होती है, आप लोगों को यदि पता हो तो। जैसे एक होती है राज्य सूची, आप लोगों ने यदि सुना हो राज्य सूची, ठीक। एक होती है केंद्र की सूची, केंद्र सूची, ठीक। और एक होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इसी प्रकार ये तीनों सूची का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में कहां पर है? तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी? 7वीं अनुसूची है, उन अनुसूची में इन तीनों का उल्लेख है। इसी प्रकार से जो शक्तियां राज्य के पास होती है राज्य शक्तियां, जो केंद्र के पास होती है केंद्र शक्तियां, और जो दोनों से मिलकर जो शक्तियां होती है उन्हें अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। तो ये कहां से ली गई है बच्चों? तो ध्यान रखना है, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से? कनाडा के संविधान से ली गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। ब्रिटिश संविधान से यदि अपन बात करें तो भारत की नागरिकता का जो प्रावधान है, नागरिकता, तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। वहीं अमेरिका के संविधान से यदि अपन बात करें तो हम किसको लेते हैं?
जो मौलिक अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उनको कहां से लिया गया है बच्चों? तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? भारत में राष्ट्रपति कौन? फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो बीडी जत्ती, वीवी गिरी, जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, एनएस रेड्डी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों याद रखिएगा वो है बीडी जत्ती। कौन है? बीडी जत्ती है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। बीडी जत्ती की यदि अपन बात करें तो भारत के ये 5वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से उपराष्ट्रपति थे बच्चों? ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक, उपराष्ट्रपति। वहीं यदि अपन बात करें, एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण बात यह कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 11 फरवरी 1977 से लेकर जुलाई में, कब तक की जुलाई? 25 जुलाई। ध्यान रखना, ये डेट पूछ ली जाए आपसे कभी, तो 25 जुलाई 1977 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। कौन? बीडी जत्ती। ठीक है, अगला प्रश्न, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? मतलब ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो समान है? ठीक, तो आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न आता है, जैसे कि संसद के बारे में पूछ ले, ठीक, या फिर यदि अपन बात करें राज्यसभा के बारे में पूछ ले, राज्यसभा, और एक और पूछ ले किसके बारे में? लोकसभा। लोकसभा। तो इन तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख 81 में। तो भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद जैसे कि 79, 80, 81, इनमें संसद का उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख और लोकसभा का उल्लेख है। तो इनमें से यदि देखा जाए तो वो प्रश्न का उत्तर होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यदि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो राजस्थान में भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है बच्चों 25। ठीक, और आंध्र प्रदेश में भी यदि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 है, इसलिए दोनों समान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है? यदि कोई बच्चे किसी भी कारणवश किसी भी जगह फंस जाते हैं तो उनकी मदद के लिए जो निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा है? तो 1095 है, 1096 है, 1097, 1098। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो याद रखिएगा 1098। क्या है? 1098 है। वहीं आप लोगों को पता होगा बच्चों की सुविधा के लिए ही आपको भारत में एक अधिनियम लागू किया गया था, जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कहां पे काम नहीं करवाया जाएगा? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने या होटल पर काम नहीं करवाया जाएगा। कारखाने एवं होटल जैसे स्थानों पर काम नहीं करवाया जाएगा, ये आप लोगों को पता है। मैंने इससे पहले जो वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई है उसी में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है सामाजिक बुराइयां को लेकर। तो उस सामाजिक बुराइयों में इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। तो आप मुझे ये बताइए, भारत के अंतर्गत जो बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यदि कार्य करवाया जाता है तो उनके लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया है जिससे किसके बारे में बात की गई है भैया? मंत्रिपरिषद। ठीक, तो 81, 91, 101, 102। तो बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 91। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन है, जो कि कब होता है बच्चों? ये तो 91वां संविधान संशोधन होता है 2003। अब ये जो संविधान संशोधन होता है इसके तहत कह दिया गया है कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसकी 15% सीटें ही, कितनी? 15% लोग ही मंत्रिपरिषद में आ सकते हैं। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो 81 लोग लोकसभा में मतलब मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो लोकसभा का कितना प्रतिशत हो सकते हैं? तो 15% हो सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1989 में किस समिति के स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई? 1989 में किस समिति के स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई? पीके थुंगन समिति, बीआर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों याद रखिएगा पीके थुंगन समिति। कौन सी समिति हो जाएगी? पीके थुंगन। चलिए यहां पे कुछ बातें आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो कहीं कहीं पर लिखा होता है वैधानिक, तो वैधानिक का मतलब क्या होता है? ठीक, वहीं वैधानिक के अलावा यदि लिखा होता है एक चीज संवैधानिक, क्या लिखा होता है? संवैधानिक, इसका मतलब क्या होता है? और एक चीज होता है बच्चों कार्यकारी, क्या होता है? कार्यकारी। तो कार्यकारी का मतलब क्या होता है? तो इन तीनों की यदि अपन बात करें तो वैधानिक का मतलब
ऐसा कोई ना कोई सी संस्था जिसका भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है, केवल उसका जो गठन किया गया किसी एक्ट के माध्यम से किया गया हो, तो वो एक वैधानिक संस्था होती है। जिसका भारत के संविधान में उल्लेख होता है उसे संवैधानिक संस्था बोलते हैं, यानी कि जिसका आर्टिकल वगैरह में उल्लेख होता है उसे हम संवैधानिक बोलते हैं। और जो सरकार के कहने पर जिसका गठन किया जाता है उसे हम बोलते हैं कार्यकारी बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला है उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो उपाधियों का अंत बच्चों समता का अधिकार का है, स्वतंत्रता का अधिकार का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का है, वहीं सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार का है। तो मौलिक अधिकार की यदि अपन बात करें तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो कहां पर है? तो भारत में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है। कहां पर है? भाग 3 में। कहां से कहां तक है बच्चों? तो 12 से 35 तक है। कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? 6 है। पूर्व में कितनी थी? तो पूर्व में यदि बात करें तो पूर्व में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अब कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। बाकी यहाँ पर उपाधियों के अंत की यदि अपन बात करें तो उपाधियों का अंत भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो ये 18वें में है, ठीक है। वहीं यदि 17वें आर्टिकल की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है 17वां, अस्पृश्यता का अंत, ठीक। वहीं यदि इसकी बात करें तो उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो ये समता के अधिकार का है बच्चों। किसका अधिकार का है? ये समता के अधिकार का। ये आप लोगों को याद रखना है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची? 8वीं। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की यदि हम बात कर रहे हैं अभी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 8वीं अनुसूची में पूर्व में कब की बात हो रही है? पूर्व में कितनी भाषा का उल्लेख था बच्चों? तो पूर्व में यदि बात करें तो 14 भाषा का उल्लेख था, 14 भाषा। लेकिन वहीं वर्तमान में इन भाषाओं की बात करें तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो वर्तमान में भाषाओं की जो संख्या हो चुकी है बच्चों कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है। और इन्हीं 22 भाषाओं में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उनको एक पुरस्कार दिया जाता है जो कि है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है सर किस क्षेत्र में? ये तो कहीं ना कहीं जो लिखने के क्षेत्र में जो सबसे अच्छा पुरस्कार दिया जाता है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें सही क्रम जो पहचानना है वो क्या है भैया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संथाली, हिंदी और संस्कृत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। तो ग्लोब, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये एक बहुत ही अच्छी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं खींची जाती है उन्हें अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश नहीं, देशांतर। पृथ्वी पर इस प्रकार से जो लेटी हुई रेखा खींचते हैं इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? अक्षांश, ठीक। और पृथ्वी पर इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती है इन्हें बोलते हैं देशांतर। तो पृथ्वी पर तमाम जितनी भी इस प्रकार से रेखाएं होती है ये देशांतर होती है, ये, ठीक है। और इस प्रकार से जो रेखाएं होती है ये क्या होती है? अक्षांश होती है। तो पृथ्वी पर जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। वहीं 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है इसे कर्क रेखा बोलते हैं, लेकिन ये उत्तर की ओर। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो होती है बेटा इसे ध्यान रखना मकर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। और ये जो 0 डिग्री यानी बीच में जो है इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, या इसी को 0 डिग्री यामयोत्तर रेखा भी बोलते हैं बच्चों, यामयोत्तर रेखा, ठीक है। ये आप लोगों के ध्यान रखना है। बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उसे बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। कौन सा व्रत हो जाएगा? प्रदीप्ति व्रत। अगला प्रश्न है, अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। तो अवरोही पवनें कहां से प्रवाहित होती है या किस तरफ से प्रवाहित होती है? घाटी से पर्वत की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ, समुद्र के स्थल की तरफ, स्थल से समुद्र की तरफ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों याद रखिएगा, ये अवरोही पवनें जो चलती है वो पर्वत से घाटी की तरफ चलती है। कहां से कहां तक चलती है? पर्वत से घाटी की तरफ। अगला प्रश्न है, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। अब ये एस तरंग क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे भूकंप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी के कंपन करने को क्या बोलते हैं? भूकंप। जब भी भूकंप की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी पर कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है? तो भूकंप की वृद्धि के समय पृथ्वी पर रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाती है, रेडॉन गैस की वृद्धि। वहीं भूकंप को मापते किससे हैं? तो भूकंप मापी जो यंत्र है इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ, ठीक। वहीं भूकंप की जो तीव्रता होती है बच्चों, इस भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल। अब जब ये भूकंप की उत्पत्ति होती है तो यहां पर यदि देखा जाए पृथ्वी पर तो 3 प्रकार की तरंगे की उत्पत्ति होती है, PSL, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लव वेव्स। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। ये पहले नंबर पर पहले निकलती है, ये दूसरे नंबर पर निकलती है, और जो नीचे दे रखी है ये तीसरे नंबर पर निकलती है। आप लोगों को याद रखना है ये, ठीक। तो यहां पर जो एस तरंग का छाया क्षेत्र जो है वो कितना होता है बच्चों? तो 103 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है ये,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कयाल किस तट पर स्थित है? तो पहली बात, मालाबार तट पर, कोंकण तट पर, काठियावाड़ तट पर, कोरोमंडल तट पर। तो सबसे पहली बात तो ये कयाल क्या है? तो कयाल की यदि अपन बात करें बच्चों, तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये लेगुन झील है। क्या झील है ये? लेगुन झील। अब लेगुन झील क्या होती है? तो लेगुन झील की यदि अपन बात करें बच्चों, तो ये खारे पानी की झील होती है। कैसे? खारे पानी की झील। तो सर खारे पानी की झील को लेगुन झील बोलते हैं? जी बिल्कुल। वहीं केरल में यदि अपन बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न आता है बच्चों, केरल। तो केरल जो राज्य है, उस केरल में जो स्थानीय भाषा है वहां की, तो वहां की स्थानीय भाषा में लेगुन झील को कयाल कहते हैं। ठीक, तो इसी में यदि उदाहरण देखें तो वहां पर मिलते हैं हमें कयाल के उदाहरण अष्टमुदी और वेम्बानद। अष्टमुदी और वेम्बानद, ये दोनों झीलें ऐसी झीलें हैं जो किसका उदाहरण है? कयाल का उदाहरण है बच्चों। ठीक, वहीं तटों की यदि अपन बात करें तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे यहां पर जो तट है वो कोंकण तट हो जाएगा, उसके नीचे जो तट हो जाएगा केंद्रा तट हो जाएगा। वहीं यदि देखा जाए तो इस वाले तट को बच्चों जो बोलते हैं वो कौन सा तट बोलते हैं? यहाँ पे ये वाला जो तट है वो मालाबार तट है। कौन सा तट हो जाएगा? ये मालाबार तट हो जाएगा। इधर वाला जो तट है यहां से यहां तक, तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। तो कयाल कहां पर स्थित है? तो बच्चों याद रखिएगा, इस प्रश्न का बहुत ही शानदार उत्तर जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मालाबार तट है। कौन सा तट है? ये मालाबार। और केरल देखो यहीं पर बसा हुआ है, आप लोगों को पता है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बैतोलित, लेकोलित, लेपोलित व फ्रिकोलित संबंधित है, ये क्या है? भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, नदी से संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो बच्चों ये जो चीजें लिखी हुई है, बैतोलित, लेकोलित, लेपोलित, फेकोलित, ये सारी की सारी चीजें संबंधित है किससे? ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जैसे आप लोगों को पता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या भरा पड़ा हुआ है? ये तो आंतरिक भाग में गर्म तप्त पदार्थ भरा पड़ा हुआ है, जिसे बच्चों बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब ये मैग्मा बाहर की ओर निकलता है इस प्रकार से, तो इसी बाहर निकले हुए मैग्मा को बच्चों बोला जाता है लावा। और जब ये लावा पृथ्वी पर आता है तो ये इन सभी रूपों में आता है। तो जो कभी कभी मटर के दाने के आकार के समान, कभी बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में इस प्रकार से आता है। तो ये सब किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, फैंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? फैंस के बारे में। तो फैंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली है। फैंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को, गोंद को मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और वहीं फैंस से मनके, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, बी, सी, डी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा सी वाला। कौन सा होगा? सी, यानी कि सा, दा और इंगा, यानी कि बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण, गोंद को मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और फैंस से मनके, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? बच्चों जो ये प्रश्न है, मैंने मेरे मन से एक भी प्रश्न नहीं लिया है। ये सारे के सारे वह प्रश्न है जो रीट एग्जाम में पूछे गए हैं। सब लेवल 2 के प्रश्न हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके यदि किस्मत अच्छे हो तो यही के यही प्रश्न आपकी एग्जाम में आ जाए। नहीं भी आए तो इनकी व्याख्या से 101% आपके प्रश्न आएंगे। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? सोम एक पौधा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख देवता थे। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। उपनिषद व आरण्य ग्रंथ थे। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता था। तो यदि अपन बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो हमारे भारत के अंदर यदि वेद की बात करें तो वेद कितने हैं? 4। 4 में जैसे कि यदि अपन बात करें ऋग्वेद, ठीक, वहीं एक वेद है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक है अथर्ववेद। तो इनमें यदि बात करें सबसे पुराना वेद बच्चों यदि कोई सा है अथर्ववेद, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना है ऋग्वेद। ठीक, सबसे पुराना कौन सा? ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद से हमें किस काल के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि का उत्तर इसका सही है। मतलब आ और सा कि सोम एक पौधा था और सुक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया भजन था एक तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। कौन सा वन एवं वृक्ष कैसा है, कहां पर पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो ये 4 प्रकार के वन दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है। तो भैया आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे क्या कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये कहां पर पाए जाते हैं बच्चों? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है महोगानी। ठीक है, वहीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन सा आता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं साल,
ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो पर्वतीय वन कौन सा होता है, तो पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं स्प्रूस, और मैंग्रोव वन के अंतर्गत कौन सा आता है बच्चों, तो मैंग्रोव वन के अंतर्गत आता है आपका क्या, ताड़। तो इस प्रकार से पहले का सी, तो पहले का सी यहां पर दे रखा है ये, दूसरे का दा तो यहां पर दे रखा है, तीसरे का आ, तो तीसरे का आ यहां पर, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, सी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। लौह अयस्क मतलब कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है वहां पेटियां हैं। सिंगभूम झारखंड, बोलाडीला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, कुद्रेमुख कर्नाटक, मयूरभंज ओडिशा, बोकारो झारखंड। बोकारो झारखंड, बोलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज ओडिशा, और वहीं मयूरभंज ओडिशा, सिंगभूम झारखंड, बोलाडीला छत्तीसगढ़। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मयूरभंज ओडिशा, सिंगभूम झारखंड और बोलाडीला छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। यदि इस प्रश्न की यदि अपन बात करें बच्चों तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक तो सी वाला भी और डी वाला भी, क्योंकि दोनों एक ही बात है, बस आगे पीछे लिख दी है, इसलिए आप कंफ्यूजन में ना रहें। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, कुछ भी कह दो आप। ठीक है, अब अरावली पर्वतमाला की यदि हम बात करें तो आप लोगों को मैंने बताया है ये इससे पहले भी कि अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों वो कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। वहीं यदि देखा जाए तो इसी अरावली पर्वतमाला पर एक पर्वत बसा हुआ है जिसका नाम है माउंट आबू। ठीक, और इसी माउंट आबू पर्वत पर एक मंदिर है जिसका नाम है क्या, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। ठीक, वहीं अरावली पर्वतमाला की यदि अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है भारत के राजस्थान राज्य में कितनी फैली हुई है बच्चों, तो ये लगभग 550 किलोमीटर फैली हुई है। कितने किलोमीटर फैली हुई है ये, 550 किलोमीटर वहां पर फैली हुई है। कहां पर, ये राजस्थान में, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। तो राजस्थान के कौन से जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो आप लोगों को जैसे कि बताना है यहाँ पे, जैसलमेर में कैसी, जयपुर में कौन सी, सवाई माधोपुर में कौन सी, झालावाड़ में कौन सी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है डी। यानी कि इस प्रश्न के मुताबिक यदि देखा जाए तो जैसलमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो शुष्क पाई जाती है। वहीं जयपुर में कैसी पाई जाती है, तो उप आर्द्र पाई जाती है। सवाई माधोपुर में बच्चों कैसी, तो आर्द्र पाई जाती है। और झालावाड़ में कैसी पाई जाती है, तो अति आर्द्र पाई जाती है। आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मतलब कौन से जिले में कौन सी परियोजना है। परियोजना मतलब कि यहाँ पर बांध की बात हो रही है कि कौन सा बांध कौन से जिले में है, यह आप लोगों को बताना है। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, अजमेर बीसलपुर परियोजना, उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। इनमें से कौन सी परियोजना कौन से जिले में है जो कि सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि चित्तौड़गढ़ जो है उसमें राणा प्रताप सागर है। वहीं यदि देखा जाए तो उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है, और प्रतापगढ़ में यदि देखा जाए तो जाखम परियोजना है। बाकी बी वाला ऑप्शन इसमें नहीं है शामिल। अगला प्रश्न है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो भारत के राजस्थान राज्य में किन फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। सरसों, चना, मोठ, इसबगोल, जीरा, ज्वार, चना, मूंग, उड़द, मूंग, मक्का, बाजरा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सरसा, चना, मोठ। क्योंकि राजस्थान राज्य में यदि देखा जाए तो मोटे अनाज का उत्पादन ज्यादा होता है। कौन से अनाज का, मोटे अनाज का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका उत्तर हो जाएगा सरसों, चना और मोठ हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक, वहीं जैसे कुछ राज्यों की यदि अपन बात करें, मध्य प्रदेश राज्य में किसका उत्पादन ज्यादा होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जिस फसल का उत्पादन ज्यादा होता है वो बोलते हैं सोयाबीन, इसलिए इस राज्य को सोया स्टेट कह देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो जो गंगानगर जो जिला है इसमें जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 10%, 16.9%, 25.5%, 21.3%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों याद रखना 10%। कितनी वृद्धि हुई है, 10% वृद्धि हुई है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो जनगणना, जैसे कि यदि हम एक पॉइंट लें जनगणना, तो ये जनगणना कौन सी सूची का विषय है। तो जनगणना की यदि अपन बात करें बच्चों तो जनगणना जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है,
समवर्ती सूची का विषय है जनगणना। वहीं यदि अपन बात करें जनगणना को लेकर बहुत अच्छा प्रश्न आता है, और वो ये क्या, कितने साल में होती है ये, तो प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है ये। ठीक, इसकी शुरुआत कब होती है, तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे इसकी शुरुआत होती है। 1881 से लगातार जनगणना होती आ रही है, ये आप लोगों को याद रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। स्वतंत्र भारत की, कब की बात कर रहा हूं मैं, स्वतंत्र भारत की। बाकी यदि देखा जाए जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 72 में, लेकिन नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी 1831 में। अगला प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी, तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों याद रखिएगा, वो होगा क्या, राणा हमीर। क्या होगा, राणा हमीर जो है इनको किसकी संज्ञा दी थी, पंचानन की संज्ञा दी थी। पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है, तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी मेवाड़ के राजा को। अब क्यों दी गई थी ये, तो इन्होंने क्या है, चित्तौड़ विजय प्राप्त की थी। राणा हमीर जो थे इन्होंने किस पर विजय प्राप्त की थी, तो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़ पर विजय, तो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही इनको कहीं ना कहीं विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा प्यारे बच्चों जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह, रतन सिंह। तो इस खूबसूरत से और शानदार से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों याद रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, स्वरूप सिंह। क्या हो जाएगा, स्वरूप सिंह हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह थे। अगला प्रश्न है, राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ, तो राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन नागपुर में, जयपुर में, अजमेर में, दिल्ली में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है क्या, अजमेर। तो राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन जो होता है वो कहां पर होता है बच्चों, अजमेर में। वहीं आप लोगों को बता दूं नागपुर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी बात कि विश्व हिंदी सम्मेलन क्या, तो विश्व हिंदी सम्मेलन की यदि अपन बात करें, पहला सम्मेलन कहां पर आयोजित होता है, नागपुर में बच्चा कब होता है, 1975 में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और 1975 में भी कब, 10 जनवरी। इसीलिए 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, जो बृहत राजस्थान था उसका प्रधानमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री। कौन हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ये किसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे, बृहत राजस्थान। जैसे जब भारत में राजस्थान राज्य का गठन हो रहा था उससे पहले, कुछ समय पहले वहां के कुछ क्षेत्र जो थे मिलकर एक राजस्थान राज्य का गठन किया था, उसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री जी को। अगला प्रश्न है, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है, कहां का शहीद, बाणासुर का शहीद नाम से कौन व्यक्ति जाना जाता है, केसरी सिंह बारहट, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बारहट, हवलदार मेजर रूप सिंह कि पीरू सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, मेजर शैतान सिंह। तो मेजर शैतान सिंह वो व्यक्ति थे जिन्हें बाणासुर का शहीद नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया, तो चूरू दुर्ग का जो निर्माण है 1739 में किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया, तो बच्चों ऑप्शन है जसवंत सिंह के द्वारा, राय सिंह के द्वारा, कल्याणमल के द्वारा, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। तो चूरू दुर्ग का निर्माण जो 1739 में करवाया गया था बच्चों याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था ये, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, तुलसी, हालरो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं, तो ये महिलाओं के सिर पर पहने जाते हैं, गले पर, हाथ पर, कमर पर। तो प्यारे बच्चों ये तुलसी, हालरो, तिमड़िया जैसे आभूषण हैं ये पहने जाते हैं कहां पर, ये गले पर पहने जाते हैं। जैसे हाथ की यदि अपन बात करें तो कंगन है, ठीक है। वहीं यदि देखा जाए तो बाजूबंद है, बाजूबंद, ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो चूड़ियां ये जहां पर पहनी जाती है वो क्या है, हाथ, ठीक। कमर पर यदि देखा जाए तो कमर पर जैसे कि जो करौंदा जिसे सिंपल भाषा में बोलते हैं वो पहना जाता है, कहां पर, ये कमर पर पहना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जो मैंने नाम लिखे हैं ऊपर, तुलसी, हालरोड, चिमड़िया, ये कहां पर पहने जाते हैं, तो गले में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विजयदान देथा की पुस्तक
द्विधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? बहुत ही शानदार, जो विजयदान देथा है इनकी एक पुस्तक है द्विधा, इसके ऊपर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो मुमल फुलवारी, अलेखू हिटलर, द्विधा पहली, उलझन सुलझन। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा द्विधा पहली। कौन सी मूवी बन चुकी है इनके ऊपर? द्विधा पहली मूवी बन चुकी है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल गायन, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा गायन? हेला ख्याल नामक, ठीक। और ये क्या है? लोक नाट्य है, ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा से, बीकानेर से, सीकर से, बाड़मेर से। तो हेला ख्याल नामक जो लोक नाट्य है बच्चों वो याद रखना राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो राजस्थान के दौसा क्षेत्र से संबंधित है। ये कौन से क्षेत्र से? ये दौसा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर क्या है? पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, मेवात के प्रसिद्ध गीत है, हड़ौती के प्रसिद्ध गीत है। तो प्यारे बच्चों पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर जो है ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। कहाँ के प्रसिद्ध गीत हैं? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सेलिगमैन द्वारा, मिशेल द्वारा, फेयरचाइल्ड द्वारा, पीटर लेविस द्वारा। तो ये जो परिभाषा दी गई है सामाजिक विज्ञान की, ये परिभाषा दी गई है बच्चों ध्यान रखना फेयरचाइल्ड द्वारा। किसके द्वारा? ये फेयरचाइल्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? श्रव्य सामग्री का मतलब जिसे केवल हम सुन सकते हैं, जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं बच्चों? श्रव्य का मतलब सुन सकते हैं। तो ऐसी सामग्री कौन सी है? तो लिंगवाफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र, बुलेटिन बोर्ड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो याद रखिए लिंगवाफोन, जो केवल कैसी सामग्री है? एक श्रव्य सामग्री है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो कि आप लोगों को बताया गया था, पूरे 50 प्रश्न लेकर आया हूं मैं और उनकी व्याख्या भी की है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है। रचनात्मक परियोजना, विध्वंसक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? विध्वंसक परियोजना, ठीक। तो आज की क्लास में हमने पूरे टॉप 50 प्रश्नों की चर्चा की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो भैया लाइक करिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।